चलो आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए, बैठ जाइए। थैंक यू सो मच। देखो सज्जनों, ये मंच अद्भुत है। ये मंच ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा अपना यहां पर मौजूद हो। इस मंच की बाहें नहीं हैं, फिर भी ये यहां आने वाले हर खिलाड़ी के लिए अपनी बाहें फैलाए तैयार रहता है। ये मंच सुन भी नहीं सकता, फिर भी ये सब कुछ सुन लेता है, समझ लेता है जो खिलाड़ी यहां कहना चाहते हैं। ये मंच देख भी नहीं सकता, फिर भी इस मंच को यहां आने वाले हर खिलाड़ी के आंसू, हंसी, खुशी, बेबसी सब कुछ दिखाई दे जाते हैं। देवियों सज्जनों, इस मंच का दिल भी नहीं धड़कता है, लेकिन फिर भी यह मंच यहां आने वाले हर खिलाड़ी को और उसकी भावनाओं को महसूस कर लेता है, उनके सपनों को सम्मान देता है और उनकी आशाओं को पूरा करने में सारी ताकत झोंक देता है, क्योंकि यह मंच देवियों सज्जनों इंसानियत का मंच है। बहुत बहुत तो आज इंसानियत के इस मंच से जो 10 नए खिलाड़ी जुड़ने वाले हैं, चलिए उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अंजनगांव बारी महाराष्ट्र से इंडियन रेलवे में टेक्नीशियन सूरज अशोक शेवतकर। इसके बाद चलते हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश में, जहां से अगली खिलाड़ी एक टीचर जिनका नाम है सपना बढ़ाया। अब आते हैं जयपुर राजस्थान में और स्वागत करते हैं एक टैक्स कंसल्टेंट का, ये है पंकज माहेश्वरी। राजस्थान से बढ़ते हैं राजकोट गुजरात की तरफ और मिलते हैं एक और खिलाड़ी से। ये एक शोरूम के इंचार्ज हैं शाहेदा चंद्रन। आइए चलते हैं गुरुग्राम हरियाणा की दिशा में और स्वागत करते हैं अगली खिलाड़ी एक गृहिणी पायल मेहता वर्मा। इसके बाद आते हैं चंडीगढ़ की तरफ, यहाँ से एक और खिलाड़ी एक डेंटल सर्जन डॉक्टर आशु सेठी। पंजाब से चलते हैं देहरादून उत्तराखंड में और स्वागत करते हैं एक रिटायर्ड रेडियो मैकेनिक का, जिनका नाम है परमजीत सिंह। अब आते हैं दिल्ली में और मिलते हैं एक और खिलाड़ी से। ये एक लॉयर हैं सरोज कुमार पांडे। दिल्ली से चलते हैं आरा बिहार में, यहाँ से हमारी अगली खिलाड़ी एक टीचर जिनका नाम है विभा कुमारी। और अंत में स्वागत कीजिए इस हफ्ते की 10वीं कंटेस्टेंट ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक प्रिंसिपल सुषमा सिंह चौहान। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। ओके, रेडी कंटेस्टेंट, फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन शहरों को भारत के भौगोलिक केंद्र नागपुर से इनकी दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। अरेंज दीज सिटीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम नागपुर, द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया। समझ में आ गया प्रश्न? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं, ऑप्शंस रखता हूं, और वो ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए भोपाल, बी गुवाहाटी, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु, हैदराबाद। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो आता है वो है भोपाल, जो कि लगभग 350 किलोमीटर दूर है नागपुर से। फिर आता है डी हैदराबाद, तकरीबन 500 किलोमीटर। फिर आता है सी बेंगलुरु, लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी है नागपुर से। और अंत में बी गुवाहाटी, तकरीबन 2000 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर्स। ए डी सी बी, यही है सही उत्तर। और इस सही क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं, ये रहे उनके नाम। केवल 3 ने सही जवाब दिया, वाह। और सबसे तेज जवाब सूरज अशोक शेवतकर। बहुत बहुत, अरे ये मत कीजिए भाई साहब, गले लग जाइए। आइए, आपके भाई साहब लोग चिल्ला रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज जी। सर थोड़ा पानी पी लेता। हाँ, पानी पी लीजिए।
इतनी देर बैठे थे, पानी नहीं पिया आपने? अब क्या आवश्यकता पड़ गई? अब तो आप जीत गए हैं। सर समुंदर के साइड में कुआं दिखा ना, तो इसलिए मीठा पानी पीने की। बहुत बहुत बधाई आपके सूरज जी। देवी और सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गए हैं। अंजनगांव बारी, महाराष्ट्र से ये इंडियन रेलवेज में टेक्नीशियन है जिनका नाम है सूरज अशोक शिवतकर। सूरज जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और जब आप जीत करके वहाँ आए तो आपके पीछे जितने भी आपके परिवार के लोग थे सब खड़े होकर के नाच रहे थे। हाँ सर। और सब यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। उनका भी हम परिचय करवाएंगे। किनको लाएं आप अपने साथ? मेरी मिसेस, मम्मी। पत्नी जी को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपके मम्मी जी है। आपकी माता जी भी हैं, उनको भी नमस्कार। मेरा भाई है, काका का लड़का। हाँ, यही नाच रहे थे। हाँ। नमस्कार भाई साहब। प्रणाम बहुत बहुत करता हूँ सर बधाई। आपको। और भी हैं मेरा कोई? दोस्त है सर, मेरा दोस्त है। आपके मित्र भी हैं, नमस्कार। आप भी थे, इन्हीं के साथ नाच रहे थे। हाँ सर। ओके ओके सूरज जी, हमारे पास आपके ऊपर बनाया हुआ एक वीडियो क्लिप है। हाँ सर। उसे देख लेते हैं, ठीक। फिर और बातें करेंगे और गेम की शुरुआत करेंगे आपके साथ। ओके। कैन वी सी द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरा नाम सूरज अशोक शेवतकर और मैं अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अंजनगांव बारी यह मेरा गांव है। मैं रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अभी फिलहाल नागपुर में मोतीबाग वर्कशॉप में कार्यरत हूँ। वर्कशॉप में बोगी का काम होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर कुछ कंडम चीज़ें जो रहती है वो चीज़ें निकाल के वहाँ पे नई चीज़ें लगाई जाती है और बोगी को फिर जोन में भेजा जाता है तैयार करके। काम हेवी होता है और रिस्की होता है थोड़ा। हमने कोचिंग चालू किया 2011 में और 2014 में लाइब्रेरी स्टार्ट की। तो हमारे गांव की वो पहली लाइब्रेरी और पहला कोचिंग क्लास था। 5% कालावधि। इस कोचिंग क्लास में जो पुलिस भर्ती के लिए लड़के और जो रेलवे के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं उनको हम यहाँ पे मैथ ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। आज तक मेरे जो एकेडमी का नाम है सक्सेस मिरर एकेडमी, तो उसमें से आज तक 55 लड़के पुलिस, रेलवे, टीचर इस क्षेत्र में अभी भी गवर्नमेंट में कार्यरत है। दर म्हणजे कोणत्या पर्सेंटना आपण व्याज देत आहे? मैं रोज दादा उनकी वजह से आज मैं जॉब पर हूँ। एक क्लास की वजह से पूरे गांव में एक ऐसा माहौल बन गया कि यहाँ का हर लड़का जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार हो गया, वो भी सूरज भैया की वजह से। क्योंकि गांव बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, ये पहले से सोच थी। तो इसीलिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया स्टार्ट किया। केबीसी में पार्टिसिपेट इसलिए किया, अगर मैं पैसे जीत गया तो पहले खुद का घर बनाऊंगा और उसके बाद जो मेरा गांव का क्लास है उसको बढ़ाऊंगा। और जो मैंने एक मिनी लाइब्रेरी चालू की है उसको थोड़ा बड़ा करने का और सोचूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज जी। दो एक चीज़ें पूछनी थी आपसे। ये एक बहुत बड़ा मशीन वहाँ था, उसको आप खींच रहे थे, टाइट कर सर रहे वो थे। LHB बोगी है। क्या है वो? LHB बोगी जो अभी अपने पूरे इंडियन रेलवे में जर्मन टेक्नोलॉजी के जो बोगी है वो बोगी अभी आई है। उससे एक अपने इंडियन रेलवे का एक फ़ायदा ऐसा है कि पहले कैसा एक्सीडेंट होते थे तो अगर कोई भी ट्रेन पटरी से नीचे उतरती थी तो पलटी होती थी, पलट जाती थी। लेकिन अब इसमें क्या है, LHB बोगी में एंटी रोल बार आता है जो सिर्फ 180 के एंगल में पलटेगा। तो आप उसकी देख रेख करते हैं? हाँ सर, उसका टेक्नीशियन का काम हम करते हैं। जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि गांव बढ़ेगा तो देश बनेगा। बराबर है सर। बहुत अच्छी बात की। और आप शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर? हाँ सर, मैं वैसा मेरी तो कोई डिग्री नहीं है सर, और जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता वो सिर्फ मैं खुद ही 10वीं तक पढ़ा हूँ, मैथ। तो कैसे पढ़ा लेते हैं आप? हाँ तो सर एक इंटरेस्ट था, और जो गांव के एक कोचिंग क्लास के जो टीचर है, जो स्टूडेंट थे जिनको कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ाई कर रहे थे, तो वो टीचर ने उन स्टूडेंट को कहा कि यार मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। जो मेरी 6वीं 7वीं 10वीं तक जो बैचेस है मेरा टाइम उसमें पूरा चला जाता है। तो इस कारण मैं एक बंदे का नाम बताता हूँ, अगर वो तैयार रहा तो वो आपको पढ़ाएगा। तो फिर वो लड़के आए मेरे पास, उन्होंने कहा भैया हमारे को मैथ पढ़ना है। तो मैंने फिर उनसे पहले 3 दिन स्पेस मांगा कि पहले खुद तो प्रिपेयर हूँ। पहले खुद प्रिपेयर हुआ और फिर मैंने तो उनको हाँ कह दिया था कि आप 1 तारीख को आए, अपन 4 तारीख से क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो फिर 15 दिन 20 दिन बाद फिर गांव के आजू बाजू मालूम हुआ कि यहाँ पे पुलिस भर्ती के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा रहता है
कि पुलिस और रेलवे के पीछे ज़्यादा लड़के दौड़ते हैं, तो उसमें सबसे कमज़ोर जो सब्जेक्ट रहता है लड़कों का कॉम्पिटिटिव में, वो मैथ सब्जेक्ट रहता है। और मैं उनके साथ प्रिपरेशन करते करते मेरा वो सब्जेक्ट अच्छे होते रहा। और अभी आप पढ़ा रहे हैं, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं अभी? सर अभी लगभग 65 लड़के हैं। 65? सर हमने जैसे 2011 में एकेडमी स्टार्ट की थी, तो 2011 से लेके 2014 तक लगभग 45 लड़के गवर्नमेंट सर्विस में लग गए हैं? हाँ सर, आज तक टोटल 62 लड़कों तक अभी तक गवर्नमेंट सर्विस में लड़के कार्यरत बहुत बहुत बधाई आपको। लेकिन सूरज जी, आप एक तरफ नौकरी भी कर रहे हैं, साथ में कोचिंग क्लास भी चला रहे हैं, कैसे संभव होता है? सर ये संभव तो नहीं होता, क्योंकि इससे पहले संभव होता था, लेकिन अभी शादी हो गई तो ये अभी सक्सेस नहीं हो रहा, समय नहीं निकाल पा रहा। लेकिन इसके लिए मैंने सर एक ऑप्शन निकाला, एक यूट्यूब चैनल निकाला। और जो हमारे यहाँ पे शूटिंग के लिए आए थे उन्होंने कहा था कि इसका नाम क्या है, तो मैंने उनको नाम कहा था सक्सेस मिरर AB शेवतकर। तो बोले AB तो हम सर को बोलते हैं। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ। कौन बोला वो? AB हमारे सर है बोले। अरे मैंने बोला यहाँ पे AB एक ही AB थोड़ी ना है दुनिया में। हाँ, ये AB अंजनगांव बाहरी का था सर। हाँ अच्छा, अंजनगांव बाहरी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ सर। तो अब वो संस्था का नाम ये हो गया है, ये यूट्यूब का हाँ सर चैनल का नाम। तो इसमें आप शिक्षा प्रदान करते हैं? हाँ सर, इस पे मैं कैसे आप खुद रिकॉर्ड करते हैं उस पे? नहीं सर, मेरी मिसेस वीडियो निकालती है, मैं सिखाता हूँ। तो उसमें आप जो कुछ सिखाना होता है वो उस वीडियो में आप करते हैं? हाँ सर, अपलोड और फिर उसे भेज देते हैं? हाँ, फिर गाँव यूट्यूब पे आ चला गया। तो गाँव में मिल जाता है यूट्यूब उनको? हाँ सर, गाँव में उतनी सुविधा है। ओके। हाँ सर। ओके सूरज जी, ऑलराइट। अब आपके सामने हम खेल को आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहले जैसा कि जो खेल के जो नियम है उनको आपसे हम परिचित करवा दें। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा धनालय खड़ा हो जाता है। 15 प्रश्न हैं इसमें। ये शुरू होता है 1000 रुपये से और बढ़ते बढ़ते जाता है 15वें प्रश्न में, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पहुँचने के लिए 2 पड़ाव पड़ते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपये का पड़ाव और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपये का पड़ाव। 10वें प्रश्न को पार करने के बाद हमारा जो चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। कहीं आप अटक जाएं या आपको लगे कि आपको संकोच है, सही उत्तर नहीं मालूम, तो 4 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए रखी हुई हैं। यहाँ पर है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप पूछ सकते हैं 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन, अलट पलट, और अंत में आखिरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध पत्रकार हैं, राजीव मखनी जी उनका नाम है। ये यूट्यूब में, आप भी यूट्यूब चलाते हैं, ये भी चलाते हैं, ये यूट्यूब में टेक मखनीफाइड नाम से शो होस्ट करते हैं। नमस्कार राजीव जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो राजीव जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगे। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अच्छा जनता, देखिए आप लोग अगर ताली वाली बजाएंगे, शोर मचाएंगे तो हम प्रोत्साहित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए मूल्य है इसका, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक मुहावरे के अनुसार जल में रहकर इनमें से किससे बैर नहीं रखना चाहिए? According to an idiom, being in water, one should not be at loggerheads with which of these? प्रश्न को समझ गए? ऑप्शंस हैं A हाथी, B बंदर, C बगुला या D मगरमच्छ। सर ऑप्शन D मगरमच्छ। मगरमच्छ चोर है? हाँ सर। लगा दे ताला। हाँ सर। मगरमच्छ पे ताला लगाइए। ये सही जवाब है आपका, 1000 जीत गए। ओके, एक प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे पे, इसका मूल्य 2000 रुपए। सूरज भाई साहब, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या 50 वर्ष की अवधि को वर्णित करता है? Which of these terms describes a period of 50 years? A अर्धदशक, B शताब्दी, C अर्ध शताब्दी या D दशक। अर्ध शताब्दी। अर्ध शताब्दी, सी ताला लगा दें। अर्ध शताब्दी, ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर, और इसका मूल्य है 3000 रुपए। वो प्रश्न आपके सामने अब ये रहा सूरज भाई साहब।
इनमें से कौन सा खेल एक टीम स्पर्धा है, व्यक्तिगत स्पर्धा नहीं है? यानी एक टीम गेम है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल गेम नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीम इवेंट नॉट एन इंडिविजुअल इवेंट? ओके, ऑप्शन सुनिए. ए खो खो, बी रेसलिंग, सी बॉक्सिंग, डी वेट लिफ्टिंग. टीम स्पर्धा. टीम इवेंट, इंडिविजुअल इवेंट नहीं, व्यक्तिगत नहीं. टीम स्पर्धा. सर ऑप्शन ए खो खो. खो खो हाँ। ताला लगा दें? हाँ सर. श्योर है? हाँ सर. काफी देर सोचा आपने इसके बारे में. खो खो में ताला लगाइए कबीर जी. बिल्कुल सही उत्तर है आपका. 3000 जीत गया. चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सा फाइबर पौधे के बीजों के आसपास के पदार्थ से प्राप्त होता है? विच ऑफ दीज फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब्सटेंस अराउंड द सीड्स ऑफ अ प्लांट? समझ गए प्रश्न को? हाँ सर. ऑप्शन देखिए. ए जूट, बी हेम्प, सी फ्लैक्स, डी कॉटन. जूट, भांग, अलसी या रुई. के आसपास के पदार्थों से प्राप्त. जूट लग एक रहा है. पौधे के बीज हैं, उसके आसपास जो भी फाइबर्स होते हैं उस पदार्थ के प्राप्त होता है. सर लाइफलाइन. हाँ जी, लाइफलाइन. Lifeline. शांत हो जाए गणेमान जी. नहीं आ रहा उत्तर इसको आपका. जूट लग रहा है सर. ओके, अब आपने लाइफलाइन ले ली. कौन सी? सर ऑडियंस. ऑडियंस लेंगे. ओके, ऑडियंस पोल लेंगे. ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, इसे अंकित किया जाए. कंप्यूटर जी 15 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब. डी को मिले हैं सबसे ज्यादा, audience के साथ 59%. डी हाँ. कॉटन, कपास के साथ जाएंगे. लॉक किया जाए डी कॉटन को. कंप्यूटर जी. हाँ, पत्नी जी शर्मा रही हैं इसलिए कि ये सही उत्तर है और उन्होंने सही जवाब दिया था. कॉटन जो है वो एक नरम सफेद रेशेदार पदार्थ है जो कपास के पौधे के बीज के घेरे हुए होता है. कपास, इससे सिलाई के लिए कपड़ा, फाइबर और धागे बनाए जाते हैं. हेम्प, फ्लैक्स और जूट पौधों के तनों से आते हैं. लेकिन ये जो बीज होता है ना, इसके इर्द गिर्द जो निकलता है फाइबर, उससे निकलता है. पत्नी जी को मालूम था. वेल डन, बहुत बहुत बधाई आपको. और जहां तक हमारी जानकारी, अमरावती जो है वहां पर कपास का बहुत ज्यादा होता है सर. हाँ, मुझे लगा कि शायद आपको इसकी जूट और उसमें वो भी बीज से ही मिलता है ना, जूट भी. ओ अच्छा अच्छा. ऑलराइट, खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए. सूरज जी आपके सामने अब रखने जा रहा हूं और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने. ये गाना किस अभिनेता पर फिल्माया गया है? गाना सुनाएंगे हम आपको. आपको बताना है कि किस अभिनेता पर फिल्माया गया है. आइडेंटिफाई द एक्टर ऑन whom this song is picturized. Can we hear the audio please? ऑप्शन सुनिए सूरज जी. ए संजय दत्त, बी सैफ अली खान, सी शाहरुख खान, डी सलमान खान. शाहरुख खान. सर ऑप्शन सी शाहरुख खान. शाहरुख खान हाँ सर. लगा दें ताला. हाँ सर. सी पे ताला लगाए. कंप्यूटर जी देखें सही है या नहीं. आप बिल्कुल सही हैं सूरज जी. ये गाना फिल्म यस बॉस से था, चांद तारे तोड़, और इसके गायक थे अभिजीत. संगीत दिया था जतिन ललित ने और इसके निर्देशन किया था अजीज मिर्जा साहब ने. इसमें शाहरुख खान थी और जूही चावला थी.
हमने सुना कि आपकी एक बेटी भी है, हाँ सर। बताइए उसके बारे में। वास्तविक वो बेटी मेरे भाई की बेटी है। अच्छा, लेकिन अब वो मेरी बेटी है, क्योंकि मेरा भाई गुजर के 2016 में भाई एक्सपायर हो गए। तो फिर अभी उसको हमने एडॉप्ट कर लिया। अभी वो हमारे यहाँ पे गांव में ही पढ़ती है। फिलहाल मम्मी के पास रहती। क्यों सोचा आपने कि आपको इसको गोद ले लेना चाहिए? सर वो उसके मम्मी के पास थी, तो प्रॉब्लम ऐसा था कि मम्मी ने उसके खुद के मम्मी ने उसको हॉस्टल में डाला था सर, वो भी गुजरात में, अहमदाबाद में। ओह, तो क्या सर, उम्र है उसकी? अभी तो 8.5 साल की है सर वो। तो किस उम्र में उनको हॉस्टल में डाल दिया? सर उसका 1.5 साल हॉस्टल में निकल गया। यानी 6-7 साल की 6-7 उम्र में साल हॉस्टल की में? उम्र। एक तो अपने भाई की लड़की है और वो कहीं तभी अलग पढ़ रही है। मैंने उसके मम्मी को डायरेक्ट फ़ोन किया, तो उसके मम्मी को बोला अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हमारे पास दे दो, हम इसका जैसा भी है पालन पोषण करेंगे, बड़ा करेंगे, और जो भी है इसका फ्यूचर हम बनाएंगे। जैसा भी होगा हमारे हाथ से एक पुण्य का काम हो जाएगा। बहुत बहुत खूब। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह सोचते हैं सूरज जी। सर अगर मैं कुछ बड़ा आदमी रहता था तो मैं गांव के मैक्सिमम लड़कों को सर पढ़ाने में आगे भेज देता था सर, जी जी जी, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था गांव बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आगे बढ़ेंगे सूरज जी। छठा प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न सूरज जी आपके सामने अब ये रहा। किस उपकरण का उपयोग करके विद्युत प्रवाह को मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग व्हाट डिवाइस? समझ गए? ऑप्शन सुनिए। ए एमीटर, बी बैरोमीटर, सी इलेक्ट्रोमीटर, या डी क्रोनोमीटर। थर्मामीटर, एमीटर, क्रोनोमीटर, एमीटर। बहुत ही आम प्रश्न है ये। सर ऑप्शन ए। ए के साथ जाएंगे? हाँ सर। ताला लगा दिया जाए। हाँ सर। ए एमीटर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। एमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर्स। एएमपी आता है कई बार। मुझे लगा शायद आप जहां काम करते हैं वहां इसका प्रयोग होता होगा। वहाँ पे सर एमीटर्स में एम्पियर्स होती हैं। नहीं सर, वहाँ पे पाना और हथौड़ी इससे काम होता है। लेकिन बिजली तो होती है ना वहां पर। हाँ बिजली होती है, वो क्रेन चलती है उतना। नहीं, बस उसका माप जो है वो एमीटर्स में होता है। एमीटर्स में। एमीटर, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। Thank you, sir. और पहुंच गए हैं आप 6 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद 7वें प्रश्न पर। यह है 40,000 रुपए का प्रश्न, और वो प्रश्न सूरज जी आपके सामने अब ये रहा। भारतीय पौराणिक मान्यता के अनुसार वैतरणी या वैतरणा क्या या कौन है? अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स, व्हाट इज वैतरणी और वैतरणा? ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ए रिवर इन नरकलोक, बी स्पीयर ऑफ यम, सी यम्स ब्रदर, डी मेन गेट ऑफ स्वर्गलोक। नरकलोक की नदी, यम का भाला, यमदूत के भाई, स्वर्गलोक का मुख्य द्वार। वैतरणी या वैतरणा? ऑप्शन ये लग रहा है, वैतरणा नदी है। सर 50-50। शांत हो जाए गणिमान जी। एक और लाइफलाइन ले रहे हैं सूरज जी, और वो लाइफलाइन का नाम है 50-50 से अंकित किया जाए। कंप्यूटर महाशय, जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। 2 बचे हैं, एक है नरकलोक की नदी और डी स्वर्गलोक का मुख्य द्वार। जल्दी बोलिए। सर एक ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। हे भगवान, बच गए आप, ये बिल्कुल सही उत्तर है। गरुड़ पुराण
शंखलिखित स्मृति आदि कुछ ग्रंथों के अनुसार ये नदी रक्त और मवाद से भरी दुर्गंधपूर्ण है। इस नदी में पापी प्राणी मरने के बाद प्रेत शरीर धारण करके रोते हुए गिरते हैं और भयंकर जीव जंतुओं द्वारा काटे जाने और प्रताड़ित होकर रोते रहते हैं। पापियों के लिए इसके पार जाना अत्यंत ही कठिन माना गया है। इसी नाम की एक नदी ओडिशा में भी बहती है, वैतरणी वैतरना नदी। या वैतरना। अंत में आपने शायद आपका ध्यान उस ओर भी जा रहा था। सर वही नदी के वैतरना से मालूम था कि नदी है, लेकिन वो स्वर्ग लोग दिख गया ना सर, इसलिए हाँ, इसलिए पौराणिक मान्यता ये वर्ड जुड़ गया है। ओके, अब आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 2 लाइफलाइन चली गई, कोई बात नहीं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। सूरज जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस तस्वीर में कौन नजर आ रहे हैं? एक हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, आपको बताना है कि ये कौन है। हु इज दिस शोन इन द पिक्चर? दिखाई जाए तस्वीर कंप्यूटर जी। अच्छी तरह देख लिया भाई साहब आपने? हाँ सर, जानकारी की वजह से हंस रहे हैं या न जानकारी की न वजह से? जानकारी की वजह से सर। हैं? आपके सामने विकल्प रखता हूं, शायद न जानकारी जानकारी में बदल जाए। ए अभिनंदन वर्तमान, बी रविश मल्होत्रा, सी यूरी सूरी या डी राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, डी लग रहा है सर। रविश मल्होत्रा। सोच लीजिए जल्दी, अभी भी 23 सेकंड बाकी हैं। आकार देख करके शायद आपको कुछ अनुमान आए। राकेश शर्मा लग रहा है सर। राइट, राकेश शर्मा। क्या करें? सर फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए घड़ीमान जी। जाते जाते आपने मुड़ गए। भाई साहब आपकी बात हम मानेंगे और फ्लिप द क्वेश्चन की जो लाइफलाइन है उसे हम अंकित करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रश्न को हटा देंगे एक नया प्रश्न आएगा। पहले इसका उत्तर दे देते हैं। किसी एक पर उंगली रखी, आप कह रहे थे राकेश शर्मा। डी, हाँ सर। डी पे ताला लगाइए, देखिए सही होता है या नहीं। भाई साहब ये सही होता है। सभी आंसर सही हो रहे हैं। एक ही भारतीय हैं जो स्पेस यात्रा कर रहे हैं। राकेश शर्मा बिल्कुल सही उत्तर था। राकेश शर्मा अब तक अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय नागरिक हैं। जब राकेश शर्मा से तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि भारतवर्ष वहां से कैसे लगता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। याद होगा आपको ये बात। ओके, अब इस प्रश्न को हटा देंगे। हमारे कंप्यूटर जी ने एक सूची तैयार की हुई है 11 विषयों की। ये रही वो सूची, और यहाँ पर आने से पहले आपने कहा था कि किसी एक विषय को, उस पर आप प्रश्न चाहेंगे, और वो विषय क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर आपके सामने एक अगला प्रश्न आएगा। कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विषय लेकर के सूरज जी के सामने अगला प्रश्न रखिए। और वो प्रश्न ये रहा। इनमें से किस जीव की हड्डियां नहीं होती हैं? Which of these animals does not have any bones? A. Snake, B. Dolphin, C. Seal या D. Jellyfish? सांप, डॉल्फिन, सील, जेलीफिश। ऑप्शन ए सांप। सांप की हड्डी नहीं होती आप कह रहे हैं? सील क्या होता है सर?
है जी? सील क्या होता है? सील हाँ, पानी में एक जानवर होता है वो। इससे आगे हम बता नहीं पाएंगे आपको कुछ। 10 सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। 8। सर लाइफलाइन। शांत हो जाए गणिमान। लाइफलाइन एक और लेंगे सूरज जी। आखिरी लाइफलाइन है भाई साहब आपकी ये, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। राजीव मखनी जी मदद कीजिए सूरज जी की। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा। 60 सेकंड मिलेंगे राजीव जी। ए स्नेक, बी डॉल्फिन, सी सील या डी जेलीफिश? तो जिनकी एनिमल्स की हड्डियां नहीं होती उनको इन्वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और इन चारों में से डी जेलीफिश है जो एक इन्वर्टिब्रेट है जिसमें बोन्स नहीं होती, स्नेक की होती हैं। तो गो विद डी जेलीफिश। सर डी के साथ जाऊंगा। जाएंगे? हाँ। और कुछ पूछना है राजीव जी से? क्या करें? डी को? डी लॉक। डी को ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। राजीव जी आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दे दीजिए राजीव जी को। थैंक यू सर। जेलीफिश बिना हड्डियों वाला एक मॉल्यूस्क है जो लगभग पूरी तरह पानी में बना है या पानी से बना है। ये लसलसी जली जैसी होती है जिसकी वजह से इसका नाम जेलीफिश पड़ा, जबकि ये फिश यानी मछली परिवार से नहीं है। मान्यवर, सांप में हड्डी नहीं होती है। सूरज जी थोड़ी सी संकट हो गई आपके इस खेल के जीवन में, ठीक है। ठीक है ना? चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं और अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए का। इत्मीनान से खेलिए, घबराने की कोई बात नहीं है, हम हैं ना आपके साथ। हाँ सर। मतलब जवाब नहीं देंगे लेकिन बाकी सब करते रहेंगे। यहां पर प्रश्न डालेंगे आपके सामने। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1998) से 2001 और 2001 से 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इनके पास कौन सा विभाग था? Which portfolio did the person in this image hold from 1998, 2001 and 2001, 2004 in Atal Bihari Vajpayee's government? छवि दिखाया जाए। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने सूरज जी। ए फाइनेंस, बी डिफेंस, सी एक्सटर्नल अफेयर्स, डी रेलवेज। वित्त, बी रक्षा, सी विदेश मामले या डी रेलवे? सर डी के साथ जाना चाहूँगा। हाँ जी, डी। डी के साथ जाएंगे? हाँ सर, मालूम तो नहीं है। मालूम नहीं है? सोच लीजिए, लाइफलाइन नहीं है आपके पास। ऑप्शन डी। डी। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। डी रेलवेज पे। सूरज जी ये गलत उत्तर हो गया है आपका। डिफेंस। ये कौन है आपको पता है? जॉर्ज फर्नांडिस, और ये डिफेंस मिनिस्टर थे। George Fernandez was a key member of the Janata Dal and the founder of the Samata Party. He held several ministerial portfolios including communications, industry, railways and defense. हाल ही में उनका निधन भी हुआ, आपने पढ़ा होगा शायद। डिफेंस, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में वो डिफेंस में थे। मान्यवर, आप अच्छे खासे जा रहे थे, अब आप हार गए हैं तो आपके नीचे आ गए हैं 10,000 पे। कोई बात नहीं सूरज जी, एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। ये 10,000 रुपए और इसमें आपका नाम आ गया, आपके अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 10,000 रुपए कंफर्म किया और ये तुरंत आपके अकाउंट में पहुंच गए। बहुत बहुत बधाई आपको। सूरज जी, हम चाहेंगे कि आप में से कोई आकर के, आपके मित्र आए या आपकी पत्नी अगर आ सकें तो हम आकर के हमारे एक तस्वीर ले सकें इस मोबाइल फोन से। तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों। गेम को आगे बढ़ाते हैं देवियों सज्जनों। हमारे कंटेस्टेंट्स, ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऊपर से शुरू कर नीचे की ओर बढ़ते हुए
मानव शरीर के इन अंगों को सही क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप एंड गोइंग डाउन, अरेंज दीज ह्यूमन बॉडी पार्ट्स इन ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए फेफड़े, बी आंखें, सी दांत, ये डी गुर्दे। फेफड़े लंग्स, बी आईज, सी टीथ, डी किडनीज। लंग्स, आईज, टीथ, किडनी, फेफड़े, आंखें, दांत, गुर्दे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। और सही क्रम जो है वो ये सबसे पहले आता है बी आंखें, आइस, फिर आता है सी दांत, टीथ, फिर आते हैं ए फेफड़े, लंग्स, और अंत में गुर्दे, किडनीज। BCAD, ये है सही क्रम। और इस क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिए हैं ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे तेज जवाब किसका है? पंकज माहेश्वरी। बहुत बहुत बधाई सर। अरे ये मत किया कि भाई साहब, बहुत बधाई आपको। आइए पंकज जी, तालियां बजाएं इनके लिए। स्वागत आपका पंकज जी। थैंक यू सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। परिवारजन जो हैं वो भी बहुत प्रसन्न हो गए यहाँ पर। हमने सुना है कि जब आपके पास KBC का कॉल आया तो आपको यकीन नहीं हुआ कि यही लोग हैं। जी सर, बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। एक्चुअली आप ही टीवी पे कई बार बताते हैं कि KBC के नाम लेके कई फेक कॉल्स भी आते हैं तो उनसे सावधान रहिएगा। तो सर अचानक से कॉल आया, मैं ऑफिस में था और कुछ पर्सनल नंबर जैसा लगा, वो ऐसा नहीं लगा जैसे मुंबई से आया है। तो मैंने फिर सर कंफर्म करने के लिए पूछ लिया उनसे कि आप कोई वेरिफिकेशन कीजिए कि आप KBC से ही बोल रहे हैं। तो तब आपको यकीन हुआ? जी सर, फिर उन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर बताया जो ऑडिशन का था, तब मुझे यकीन हुआ कि KBC से बोल। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद है? जी सर, बिल्कुल अच्छी तरह याद है। 041 था सर मेरा, AMT 041 AMT 041 अमृतसर में हुआ था मेरा ऑडिशन। अच्छा अच्छा अच्छा। जी वहाँ सर, कैसे- एक्चुअली 5 मेरा लकी नंबर है। तो जब मैं अमृतसर गया तो लकीली मेरे साथ चीज़ें ऐसी हुई, होटल में जो रूम लिया मैंने उसका नंबर था 302, जिसका टोटल 5 होता है। उसके बाद में जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो वहाँ भी मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला 041, जिसका भी टोटल 5 होता है। और सर जिस दिन मेरे पास अभी फाइनल कॉल आया उस दिन डेट थी 14 अक्टूबर जिसका भी टोटल 5 आता है। अच्छा भाई साहब, ये आप वहीं तक रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि अब 5 प्रश्नों का हो गया तो अब इसके बाद 5 और होंगे नहीं और 5 और होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं सर, बिल्कुल। मेरे सामने हॉट सीट पर देवी संजो आ गए, जयपुर राजस्थान से, एक टैक्स कंसल्टेंट जिनका नाम है पंकज माहेश्वरी। टैक्स कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मेरा टैक्स कंसल्टेंसी का प्राइवेट ऑफिस है। एक्चुअली मैं CA इंटर पास्ड आउट हूँ, किन्हीं कारणवश CA फाइनल की डिग्री नहीं ले पाया मैं, लेकिन मेरे उस फील्ड में रुचि थी और काम भी मुझे अच्छी तरह आता था। तो अभी मैंने टैक्स कंसल्टेंसी की जो सर्विसेज है उसको लेके अपना ऑफिस खोला है सर, लगभग 1 साल से है। बड़ा भयंकर काम होता है टैक्स वाला, जी सर, बिल्कुल। है ना? कहते हैं सर जीवन में 2 चीजें निश्चित हैं, एक मृत्यु, दूसरे टैक्स। जी नहीं इससे सर, आप ऐसा नहीं है, निश्चित नहीं है। कई बार हम उस निश्चित को अनिश्चित भी बना देते हैं, बचाने के अच्छा कर बहुत से देते हैं तरीके आप? होते हैं। सर आपका हम कंसल्टेंसी इस्तेमाल करेंगे कभी। ओके। पंकज जी, हम जानना चाहेंगे कि आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं? मैं कंपेनियन के रूप में अपने बड़े पापा को साथ लाया हूँ। बड़े पापा जी, प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब। बड़े पापा आप इनको बुलाते हैं? जी सर। और कौन कौन है? मेरी बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी जी हैं, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे पापा आए हैं। पिताश्री भी हैं, नमस्कार और एक बार फिर स्वागत आपका। और एक मेरा भाई कौशल। मेरा भाई। जी बहुत बहुत तालियों के साथ आप सबका स्वागत और अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं खेल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पंकज जी, तालियां बज जाए जोरों से। तैयार हो जाइए पंकज जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न, 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में दूर संचार के संदर्भ में STD और ISD में D क्या है?
With reference to telecommunication in India, what does D stand for in STD and IST? A. Dialing. B. Data. C. Distance. D. Down. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डायलिंग। A. Dialing. जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 1000 जीत गए। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। पंकज जी आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा व्यंजन मूल रूप से राजस्थान राज्य से जुड़ा है? Which of these dishes principally associated with Rajasthan? A. उंधियो, B. गुश्ताबा, C. दाल बाटी या D. मसाला डोसा? सर ऑप्शन सी दाल बाटी। ऑप्शन सी दाल बाटी। ताला लगा दें इसे। जी सर बिल्कुल। सी पे ताला लगाइए, दाल बाटी बिल्कुल सही जवाब आपका, और आप जीत गए हैं 2000 रुपए। ओके पंकज जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अब आएगा, मूल्य है इसका 3000 रुपए, और वो प्रश्न ये रहा। एक प्रचलित बाल कथा के अनुसार कौन ऊंची लता से अंगूर न पा सकने के कारण कहता है कि अंगूर खट्टे हैं? एक प्रचलित बाल कथा। According to a popular children's fable, who, when unable to get grapes from the vine, says the grapes are sour? A. Crow. B. Fox. C. Parrot. D. Squirrel. कौवा, लोमड़ी, तोता या गिलहरी? ऑप्शन बी लोमड़ी, फॉक्स। फॉक्स लोमड़ी कहती है। ताला लगा दिया जाए बी पे। बिल्कुल सर। लगाइए। वाह बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 3000 जीत गए आप। 3 प्रश्न हो गए। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पर। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार दुर्योधन ने चौसर का खेल खेलने के लिए इनमें से किसे चुनौती दी थी? According to the Mahabharata, who did Duryodhan challenge to play a game of dice? A. Bhim. B. Arjun. C. Yudhishthir या D. सहदेव? सर प्लीज लॉक सी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पे ताला लगा दे। जी। ऑलराइट, युधिष्ठिर सी ताला लगाया जाए। बहुत उत्साहित है पंकज जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहुत खूब। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ गया है अब 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य। पंकज जी ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। कुली, ओहो, कुली फिल्म में अल्लाह राखा किसका नाम होता है? Who is Allah Rakha in the film Coolie? A. An elephant. B. A bird. C. A dog. D. A child. एक हाथी, एक पक्षी, एक कुत्ता या एक बच्चा? सर ऑप्शन बी एक पक्षी। एक पक्षी। ताला लगा दिया जाए। जी सर। ए बर्ड, पक्षी। ताला लगाइए बी पर। बिल्कुल सही जवाब, जनता ने पहली ताली बजा। कुली फिल्म का एक प्रसिद्ध संवाद भी है, बचपन से है सर पर अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है मेरे साथ। जी। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब छठा प्रश्न आपके सामने में रखने जा रहा हूं, 20,000 रुपए इसका मूल्य। सर एक बहुत जी एक बात कहना चाहूँगा। हाँ जी। अब ये जो डायलॉग बोला आपने, सर मेरी इच्छा थी कि मैं सर से कुछ डायलॉग सुनूंगा। जी। मतलब कहूँगा सर को बोलने के लिए। जी जी। क्योंकि सर आप एक ऐसे पर्सन है, जहाँ तक मैंने देखा है या जितना मैं समझता हूँ, हालांकि उम्र छोटी है अभी, लेकिन सर आपका हिंदी और अंग्रेजी पे सर एक समान अधिकार है सर। मैंने मतलब आज तक ऐसा वक्ता नहीं देखा जो हिंदी भी उसी अधिकार के साथ बोलता है जितना इंग्लिश। जब आप हिंदी में बोलते हैं सर, ऐसा लगता है कि हिंदी कितनी सुंदर भाषा है, हमें इसे सीखना चाहिए, बोलना चाहिए। और जब आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो सर ऐसा लगता है कि कोई इंटरनेशनल लेवल का एंकर इंग्लिश में हमारे सामने एंकरिंग कर रहा है। तो सर बहुत अद्भुत चीज़ है सर। सर क्षमा प्रार्थी हूं, गलती हो गई मुझसे, अभी क्या करूं मैं। ठीक है चलिए, छठा प्रश्न 20,000 रुपए। पंकज जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। यहां इनमें से किस संस्था का प्रतीक चिन्ह नजर आ रहा है जिसकी रूपरेखा इसके यूनिफॉर्म्ड अधिकारी ने एक साथ खड़े होकर
तैयार की है। एक हम आपको एक छवि दिखाएंगे। द क्रेस्ट ऑफ विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी सीन हियर इन अ डिस्प्ले फॉर्मेशन बाय इट्स यूनिफॉर्म्ड मेंबर्स। आपको एक हम इमेज दिखाएंगे और उसके बाद आपके सामने विकल्प रखेंगे। ये देख रहे हैं आप? ओके। इनके जो यूनिफॉर्म्ड अधिकारी थे उन्होंने अपना लोगो बनाया है। ये किस संस्था का चिन्ह है, ये आपको बताना है। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, द इंडियन एयर फोर्स, बी, कोलकाता पुलिस, सी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, या डी, इंडियन नेवी, भारतीय वायुसेना, कोलकाता पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, या भारतीय नौसेना। सर देख लीजिए इत्मीनान से। ऑप्शन डी इंडियन नेवी लग रहा है सर। इंडियन नेवल जी। श्योर है? ताला लगा दिया जाए या क्या करें? ताला लगाइए सर। ताला लगा दें? डी पे। भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी, डी पे ताला लगाइए गंभीर जी। संकोच था आपके मन में? संकोच था बट सर क्या सोच करके आपको लगा कि यही होना चाहिए? नहीं सर, जो ब्लू यूनिफॉर्म है वो इंडियन नेवी में। वो ब्लू यूनिफॉर्म इंडियन नेवी का है। ब्लू तो एयरफोर्स का भी होता है भाई साहब। सर लेकिन ये लोगो इंडियन नेवी का लग रहा हैं? है। लोगो इंडियन नेवी का लग रहा है सर। वायुसेना के लोगो पे एरोप्लेन बना होता है सर। उत्तर बिल्कुल सही है आपका। एंकर बना हुआ है। जी जी नेवी का एंकर, जहाजों में एंकर होता है जो शिप को एकदम गाड़ देता है। बिल्कुल। उसको लंगर बोलते हैं हिंदी में जी। भाई साहब, अब समय आ गया कि आपके बारे में थोड़ा सी हम जानकारी प्राप्त करें। बिल्कुल। तो हमारे पास एक आपके ऊपर बनाया हुआ वीडियो क्लिप है, उसे देख लेते हैं। उसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो क्लिप प्लीज? रख दो बस। किसी ने बहुत खूब कहा है कि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में इस समय 13 सदस्य हैं, जिनमें मेरे बड़े पापा की फैमिली, मेरे खुद के पापा की फैमिली और चाचा की फैमिली है। मेरे पापा एक चाय की दुकान करते हैं। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी सन 1999 में। उस समय मैं 9 साल का था। अनफॉर्चुनेटली 2 साल बाद ही 2001 में जिस मकान में हम उस समय रह रहे थे, वो मकान गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाइड कर लिया और उस जगह से हमारा मकान, दुकान सब हटा दिया गया। तो उस समय बड़े पापा, बड़ी मम्मी इस घर में हमें लेके आए और उसके बाद से हमारा पालन पोषण, हमारी पढ़ाई लिखाई, सब चीज़ें बड़े पापा, बड़ी मम्मी ने संभाला। बेतहाशा प्यार करता हूँ बच्चे को, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सबसे छोटा है ना, तो लाडला भी है। सभी माँ बाप अपने बेटे बेटियों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ माँ बाप न होने के बावजूद मेरे इस परिवार ने ही हम सबका जिम्मा उठाया है। तो इस परिवार के बिना मैं अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। खा लो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अगर केबीसी के मंच पे आके अमिताभ बच्चन सर के मुंह से मैं उनकी इस शख्सियत को सबके सामने ला पाऊंगा, तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी चीज़ होगी। यही उनके लिए मेरी तरफ से सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। कुछ प्रश्न उठ रहे हैं मेरे मन में पंकज जी। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि अचानक एक दिन सरकार ने आकर के जहाँ आप रह रहे थे जी, वहाँ से आपको हटा दिया, क्यों? सर एक्चुअली मेरे परदादा जी पटवारी थे उस जगह के जहाँ हमारा पुराना मकान था। वो बेसिकली हमारा मकान नहीं था। जयपुर के एक बड़ी शख्सियत थी, डीजीपी साहब हुआ करते थे, उनकी ज़मीन थी वो, जहाँ पे उनका मकान था और एक बहुत बड़ा बाग हुआ करता था। तो सर वो किसी और जगह रहते थे, तो उन्होंने हमारे परदादा जी को जिम्मा दिया था उस जगह की देखभाल करने का जी। और वो उस मकान में रहने के लिए भी हम लोगों को अलाउ कर दिया था। हमारा पूरा परिवार वहीं रहता था। फिर सर जब वो नहीं रहे, जिनकी वो ज़मीन थी, तो उनका जो परिवार था उसने उस ज़मीन पे इतना ध्यान दिया नहीं। 2001 में किसी
सरकारी ज़मीन के ऑक्यूपेशन में वो ज़मीन चली गई। वहीं पे हमारे पापा की चाय की दुकान भी थी। उस टाइम वो दुकान काफ़ी अच्छा चला करती थी, क्योंकि उसके जस्ट सामने ही दुर्गापुरा में इंडिया का काफ़ी बड़ा एग्रीकल्चर फॉर्म है, तो उसमें मेरे पापा की चाय सप्लाई होती थी। लेकिन वहाँ से जाने के बाद में से थोड़ा दुकान भी डिस्टर्ब हो चली गया। गई और मकान भी चला गया। हमने देखा कि आपने कहा कि पैदा करने वाले से जो पालन करता है, जो पालन पोषण करता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल सर। मेरी क्या लाइफ में कथा है सर, इसके पीछे? 1999 में जब हमारी मदर की डेथ हुई, तो उसके बाद पापा अकेले रह गए। हम 4 बहन भाई थे, तो चारों को संभालने वाले पापा अकेले थे। उसके बाद में सर फिर और तो कोई सहारा था नहीं। फिर बड़े पापा मम्मी हमें अपने घर पे लेके गए अपने साथ में, चारों बहन भाइयों को। और पापा का घर पे मन नहीं लगता था सर, तो पापा वहाँ आए नहीं। और पापा उसी जगह जहाँ वो दुकान थी पहले, वहीं जाना चाहते थे। वहीं मतलब एक जो प्लास्टिक का टेंट टाइप होता है वो लगा के वहीं चाय की दुकान करने लग गए। जी जी। पिताजी, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप वापस क्यों नहीं गए फिर परिवार के साथ, या वहाँ रहने के लिए क्यों नहीं गया? ऑप्शन नहीं था ने कोई धंधे का, इस वजह से वहीं रहता था, मतलब चाय की दुकान करता था ने, इस वजह से। और बड़े बाबा जी, आपने तो बहुत ही सराहनीय काम किया है, पूरे परिवार को आपने जोड़ के रखा हुआ है। जिम्मेदारी समझी साहब मैंने। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम लोग होते हैं आपकी तरह जो इस तरह से परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। कई जगह तो आजकल सुनने में आता है सब परिवार बिखर गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, लेकिन आपने ये जिद की कि सारा परिवार जो है एक साथ एक ही छत के नीचे रहे। मेरी हमेशा से यही रही है। बहुत बहुत बधाई आपको सर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं ऐसे कार्य करता हूँ, तो मुझे बड़ा आनंद आता है सर परिवार में ही नहीं, मतलब पूरे समाज में बड़े पापा का इस उसमें काफ़ी नाम है। मतलब एक समय ऐसा था 2001 में जब हम लोग शिफ्ट हुए बड़े पापा के साथ में, तो उस समय सर ये अकेले कमाने वाले थे। पोस्ट भी इनकी कोई ज़्यादा हाई नहीं थी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये एलडीसी थे, लोअर डिवीजन क्लर्क थे। उस सैलरी पे, उस पोस्ट की सैलरी पे एक समय ऐसा था जब परिवार के 13 सदस्यों का पालन बड़े पापा ने अकेले दम पे किया है। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। के समय में सर मैंने नोट किया है, बेसिकली देखा है, लोग जॉइंट फैमिली की इम्पोर्टेंस समझते नहीं है सर। जी हाँ, जी। जॉइंट फैमिली को जो आज की जनरेशन है, या वो एक बॉर्डरनेस मानते हैं, या वैसे मानते हैं कि टोका टाकी होती है, या हमको ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि सुख में तो आपके साथ सब जुड़ने आ जाएंगे सर, आपके रिश्तेदार वगैरह, लेकिन सर दुख में आपका वो परिवार ही काम आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। ओके भाई साहब, आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा पंकज जी। ये किस सुपर हीरो फिल्म का गाना है? एक गाना सुनाया जाएगा आपको। पता नहीं आप फिल्मों वगैरह में रुचि रखते हैं या नहीं? नहीं लगता सर। ऑलराइट, तो एक वीडियो है ये, इसे देखिए। विच सुपर हीरो फिल्म फीचर्स दिस सॉन्ग? तो आपके सामने अब विकल्प रखता हूं पंकज जी, बताइए। ए भावेश जोशी सुपर हीरो, बी रावण, सी ए फ्लाइंग जाट, या डी क्रिश 3? ऑप्शन सी, ए फ्लाइंग जट। ए फ्लाइंग जट, सी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। इस पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, सी पे। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप पंकज जी, बहुत बहुत बधाई आपको। गाने का शीर्षक है बीट पे बूटी। बीट पे बूटी। सर मुझे याद आ रहा है एक बार पहले भी इसके बारे में आगे हम नहीं बोलेंगे कुछ। हाँ जी, एक बार पहले भी सर केबीसी के एक एपिसोड में चर्चा हुई थी इस बारे में, बीट पे बूटी पे। बीट पे बूटी, इसका अर्थ क्या होता है? नहीं, आपको मालूम है बीट पे बूटी का मतलब क्या होता है? नहीं, बोल दीजिए, ऐसी भी बोलने लायक नहीं है। आपको मालूम है भाई साहब? सर बीट मीन्स म्यूजिक। हाँ, बीट माने ताल होता है, और यस सर। और बूटी मीन्स सर। हाँ जी, बूटी मीन्स सर कमर सर।
अच्छा, समझ गया मैं। क्या बोले, पिछवाड़ा बोले क्या? ये तो यही वर्ड है सर। ऑलराइट, 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य, और वो आपके सामने ये रहा। बजाज ऑटो के आने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्या नाम है, जिस नाम से उनका एक मशहूर स्कूटर आया करता था? What name shared with a famous scooter sold by them earlier have Bajaj Auto given to their upcoming electric scooter? A. Vespa. B. Priya. C. Chetak. D. Lambretta. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, चेतक। चोर है? जी सर, बिल्कुल। तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप पंकज जी। सर क्या किया जाए, ताला लगा दिया जाए? जी सर। चेतक सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। या क्या बात है, 80,000 रुपए जीत गए आप, बधाई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। ये 9वां प्रश्न है 1,60,000 रुपए का पंकज जी, और वो आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक एक ऑर्बिटर भेजने वाला एकमात्र देश कौन सा है? Which is the only country to successfully send an orbiter to Mars in its first attempt? A. China. B. India. C. United States of America. D. Russia. सर ऑप्शन बी, अपना देश भारत। श्योर है? जी बिल्कुल। ताला लगाने लायक। जी। कमेटी महाशय, भारत, इंडिया, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत गर्व हो रहा हमें आप पर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने पंकज जी। सितंबर 2014 में भारत ने पहली ही कोशिश में ऑर्बिटर मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित करने में सफलता पाई, और ऐसा करने वाला पहला वो देश बना। बहुत सारी कहानियां इसके ऊपर बनी। फिर अभी मूवी भी आई थी सर। जी जी, मिशन मंगल, मंगलयान। मैंने 3 बार देखी थी सर वो हॉल में। भाई साहब, जब तीसरी बार गए तो कौन दोस्त थे आपके साथ? नहीं सर, मेरा अलग अलग सर्किल है सर। मेरे सीए वाले दोस्त अलग है, और जो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, जैसे लाइब्रेरी जाता हूँ मैं, तो वो सर्किल अलग है। बाकी तो वैसा लाइब्रेरी वाला सर्कल है, उनमें कौन कौन है? सर सारे सभी भद्र पुरुष ही है सर, महिला कोई नहीं। और क्या उनसे क्या आपने अलग अपने आप को जानबूझ के रखा हुआ है? ये क्या वजह क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं, देखिए कितनी महिलाएं यहाँ खूबसूरत बैठी हुई हैं। सर वजह है, एक बार जोड़ा था, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो बाद में अच्छा, तो हमें मालूम नहीं था कि इसके पीछे भी कोई इतिहास है आपका। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसके पीछे कोई इस तरह का इतिहास ना हुआ हो। कोई भी पुरुष अपना सर नहीं हिला रहा, सिर्फ देवियां जो हैं वही सर हिला रहे हैं। उनको पता है कि क्या होता है। ओके भाई साहब, खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर पंकज जी, ये रहा। इनमें से किस कंपनी का पहला उत्पाद सनफ्लावर वनस्पति था? Which of these companies' first product was sunflower वनस्पति? ऑप्शन सुनिए। A. TCS. B. HCL. C. Infosys. D. Wipro. सनफ्लावर वनस्पति। सर ऑप्शन डी विप्रो लग रहा है, श्योर नहीं हूँ सर मैं।
ऑप्शन डी विप्रो सर। हमसे लॉक करने को कह रहे हैं या क्या करने को कह रहे हैं? सर श्योर नहीं हूँ, लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाए गणिमान जी, लाइफलाइन लेंगे पंकज जी। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम, संदेह है उनके मन में। और जैसा कि हमने कहा है, कभी भी आपके मन में संदेह हो तो लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। चारों लाइफलाइन जीवित है। कौन सी लाइफलाइन अंकित करें? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, बारी आ गई आपकी और आपका 15 सेकंड का समय शुरू होता है अब। ,94% जनता कह रही है विप्रो। क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कीजिए। लॉक कर option दें? D। डी पे ताला लगाइए, विप्रो डी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड ऑडियंस। विप्रो वर्तमान में एक आईटी दिग्गज है। विप्रो का पूर्ण रूप वास्तव में वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड है, जिसने 1945 में घी के निर्माता के रूप में अपना कारोबार शुरू किया था। सनफ्लावर वनस्पति इस कंपनी का सबसे पुराना ब्रांड है। विप्रो के पुराने लोगों में सनफ्लावर का चित्र होता था और विप्रो के मालिक उन्होंने अधिक से अधिक अपनी जितनी संपत्ति थी वो दान कर दी। अजीम प्रेम बहुत ही सराहनीय काम किया है उन्होंने जी। ओके भाई साहब, आज हमारा खेल यहीं समाप्त हो गया है। हूटर बज गया है। आप 3,20,000 रुपए जीत चुके हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। सबसे पहले तो हम आपके नाम एक चेक लिखेंगे और ताली बजाएं इनके लिए। ये रहा आपका चेक, 3,20,000 रुपए का। बधाई आपको। तो सबसे पहले जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे। राजीव मखनी जी, अनेक अनेक धन्यवाद आपका, हमारे साथ रहे और एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन हम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, आपसे विदा लेते लेते एक ख्याल मन में आया और वो ये कि देखा जाए तो चुनौतियां जो हैं वो क्या होती हैं। दरअसल हमारी क्षमता में जो कमी होती है वो हमारी चुनौती है। जैसे कि यदि हमारी क्षमता 1 किलो भार उठाने की है तो 2 किलो का भार हमारे लिए एक चुनौती बन जाती। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम अपने आप में निरंतर सुधार करते रहेंगे, अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, तो चुनौतियां अपने आप कम होती जाएंगी। है कि नहीं? शायद सोचिए इसे, हमारे काम की बात निकले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्हीं विचारों के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।